एक समय की बात है। एक बहुत घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था जीवन वन। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनमें फल फूल लदे रहते थे और बीचों बीच एक साफ सुथरी नदी बहती थी जिसे सब जीवन धारा कहते थे। इस नदी का पानी इतना मीठा था कि सभी जानवर और पक्षी इसे अपनी जान मानते थे। जंगल का राजा शेरू शेर था जो बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसकी प्रजा में मीतू तोता था जो सबसे तेज उड़ने वाला और संदेश पहुंचाने वाला था। बब्बू भालू अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और रेशमा हिरण अपनी चपलता और सुंदरता के लिए। कल्लू कौवा हमेशा अपनी पैनी नज़र से जंगल की रखवाली करता था। एक सुबह जंगल में सब कुछ शांत था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ रही थीं और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। तभी अचानक एक अजीब और बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। शेरू शेर अपनी गुफा से बाहर आया और जोर से दहाड़ा। ये कैसी आवाज़ है? सारे जानवर घबराकर एक जगह इकट्ठा हो गए। मीतू तोता फड़फड़ाता हुआ आया और बोला, राजा शेरू, यह आवाज़ जंगल के दूसरे छोर से आ रही है। बब्बू भालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा और कहा, यह आवाज़ बहुत डरावनी है। मुझे लगता है कोई हमारे जंगल में घुस आया है। शेरू ने सबकी ओर देखा और कहा, घबराओ मत, हम इसका पता लगाएंगे। मीतू, तुम सबसे ऊंचाई पर उड़ सकते हो। जाओ और पता लगाओ कि ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। मीतू तोता तुरंत आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसने अपनी हरी हरी आंखें नीचे जंगल में दौड़ाईं। जैसे जैसे वो आवाज़ की दिशा में गया उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा। उसने देखा कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा खाली हो रहा था। वहाँ बड़े बड़े लोहे के राक्षस खड़े थे और लोग हाथों में आरी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काट रहे थे। वह दृश्य देखकर मीतू की आंखों से आंसू निकल आए। वह तुरंत वापस आया और डरते डरते राजा शेरू को सब बताया। राजा, जंगल की उस पार इंसान आए हैं। वे बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे हैं और वे जीवन धारा नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर सारे जानवर सन्न रह गए। उनका दिल डूबने लगा। उनके घर, उनका भोजन और उनकी जीवन धारा नदी, सब कुछ खतरे में था। शेरू ने गहरी सांस ली और दहाड़ते हुए कहा, हमें अपने घर को बचाना होगा। अगर ये लोग हमारे पेड़ और नदी को बर्बाद कर देंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। सारे जानवरों ने एक साथ आवाज उठाई, हाँ, हम लड़ेंगे, हम अपने जीवन मन को बचाएंगे। लेकिन कैसे? ये एक बड़ा सवाल था। वे सभी एकजुट तो हो गए थे, पर इस बड़े खतरे का सामना कैसे करेंगे ये कोई नहीं जानता था। जारी है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी राजा शेरू के पास इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने फैसला तो कर लिया था कि वे अपने घर को बचाएंगे, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। शेरू शेर ने शांत होकर कहा, दोस्तों, हमें घबराना नहीं है। हमें ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। तभी बब्बू भालू अपनी बड़ी बड़ी हथेलियां दिखाते हुए बोला, राजा, हम सब मिलकर उन इंसानों पर हमला क्यों नहीं कर देते? मैं अपनी ताकत से उनकी मशीनों को तोड़ दूंगा। शेरू ने मुस्कुराकर बब्बू को समझाया, बब्बू, हम हमला नहीं करेंगे। हमें उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझाना है कि ये जंगल और ये नदी हमारी जिंदगी हैं। अगर हम हमला करेंगे तो वे भी हमसे दुश्मनी मान लेंगे। तभी रेशमा हिरण ने डरते हुए कहा, तो क्या हम यहाँ से भाग जाएं, कहीं और जाकर नया घर बना लें? शेरू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रेशमा, ये हमारा घर है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें अपने पुरखों की जमीन और अपने भविष्य की रक्षा करनी होगी। सबकी नजरें नीचे थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मीतू तोता, जो सबसे ऊपर बैठा था, बोला, मुझे एक विचार आया है। सबने उसकी ओर देखा। मीतू ने बताया, मैंने जब ऊपर से देखा तो पाया कि वे लोग रात में अपने औजार और मशीनें छोड़ देते हैं और आग जलाकर सो जाते हैं। वे जंगल से डरते हैं। शेरू ने पूछा, तो क्या? मीतू ने अपनी चोंच से इशारा करते हुए कहा, हम उन्हें डरा सकते हैं। हम उन्हें ये महसूस कराएंगे कि ये जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर वे डर जाएंगे तो वे खुद ही चले जाएंगे। ये सुनकर सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई। शेरू ने कहा, बहुत बढ़िया विचार है मीतू, तो अब सुनो, हम सब अपनी अपनी खूबी का इस्तेमाल करेंगे। योजना तैयार हो गई। कल्लू कौवा और उसके दोस्त ऊंची डालियों पर बैठेंगे और अजीब अजीब और डरावनी आवाजें निकालेंगे। बब्बू भालू और अन्य बड़े जानवर झाड़ियों को हिलाकर जोर जोर से सरसराहट की आवाज पैदा करेंगे। रेशमा हिरन और उसकी सहेलियां तेज भागकर अजीब परछाइयां बनाएंगी
और सबसे आखिर में जब इंसान पूरी तरह डर जाएंगे, तब शेरू शेर दूर से ऐसी दहाड़ लगाएगा जो उन्हें ये महसूस कराएगी कि ये जंगल एक रहस्यमयी जगह है। जैसे ही रात हुई, सारे जानवर अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। सबने चुपके से इंसानों के डेरे के पास मोर्चा संभाल लिया। उन लोगों ने आग जला रखी थी और वे सो रहे थे। तभी योजना के अनुसार अचानक एक तेज सरसराहट की आवाज आई। कुछ लोग उठ गए और झाड़ियों की ओर देखने लगे। तभी कल्लू कौवा और उसके दोस्तों ने डरावनी काँव काँव शुरू कर दी। लोग घबरा गए और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। लगता है ये जंगल भूतों का है। बब्बू भालू ने अपनी पूरी ताकत से कुछ झाड़ियां हिला दी। हवा चलने लगी और अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। लोग और भी ज्यादा डर गए। और फिर जब सब तरफ डर का माहौल था, दूर से शेरू की एक धीमी लेकिन गहरी और भयानक दहाड़ सुनाई दी। पूरी जमीन कांप उठी। इंसान अपनी कुल्हाड़ी और आरी फेंक कर भागने लगे। वे डर के मारे चिल्ला रहे थे, चलो यहाँ से, ये जंगल भूतों का है, हमें अपनी जान बचानी होगी। जंगल के जानवर ये सब देखकर बहुत खुश हुए। उनकी योजना काम कर गई थी, लेकिन क्या ये डर काफी होगा? क्या वे वापस नहीं आएंगे? पिछली रात अपनी योजना की सफलता के बाद जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इंसानों को हमेशा के लिए भगा दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ मीतू तोता और कल्लू कौवा सबसे पहले उस जगह पर गए जहां कल इंसान थे। लेकिन उन्होंने जो देखा, उससे उनकी खुशी गायब हो गई। इंसान वापस आ गए थे। इस बार वे और भी बड़ी मशीनों के साथ आए थे। वे हंस रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, लगता है ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना है। कल रात का शोर तो बच्चों का खेल था। मीतू और कल्लू तुरंत वापस आए और राजा शेरू को ये बुरी खबर दी। सारे जानवर निराश हो गए। रेशमा हिरन ने उदास होकर कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। अब हम क्या करेंगे? वे तो डरते ही नहीं हैं। शेरू शेर ने भी सोचा कि अब क्या किया जाए। ताकत से लड़ना मुश्किल था और चतुराई से डराना नाकाम हो गया था। तभी कल्लू कौवा, जो हमेशा ऊपर से सब कुछ देखता था, उड़कर आया और बोला, राजा, मैंने कुछ देखा है जो बहुत अजीब है। शेरू ने पूछा, क्या देखा कल्लू? कल्लू ने अपनी चोंच से इशारा करते हुए कहा, वे लोग केवल पेड़ नहीं काट रहे हैं, वे जीवनधारा नदी के किनारे एक बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। मैंने उन्हें बड़े बड़े पाइप लाते हुए भी देखा है। कल्लू की बात सुनकर शेरू शेर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने तुरंत मीतू तोता को नदी के दूसरे छोर तक उड़कर देखने के लिए कहा कि कहीं वहां भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। मीतू तुरंत उड़ चला। थोड़ी देर बाद मीतू वापस आया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, राजा, कल्लू सही कह रहा है। वे नदी का रास्ता मोड़ना चाहते हैं। वे जीवन धारा को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये सुनते ही पूरे जंगल में खामोशी छा गई। सभी जानवर समझ गए कि ये केवल पेड़ों को काटने की बात नहीं थी। अगर जीवनधारा नदी सूख गई तो पूरा जंगल, उनके घर, उनका खाना और पानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो उनके अस्तित्व का सवाल था। शेरू ने गहरी सांस ली और अपनी सबसे तेज दहाड़ लगाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसने कहा, हमें जल्द से जल्द एक नई योजना बनानी होगी। हमें इन मशीनों को रोकना होगा। हमें अपनी जीवन धारा को बचाना होगा। ये लड़ाई अब केवल पेड़ पौधों के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए है। इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें अब सिर्फ इंसानों को डराना नहीं था, बल्कि उनके बड़े और खतरनाक इरादों को रोकना था। लेकिन वे ये सब कैसे कर पाए? पिछली रात जब पूरे जंगल को पता चला कि इंसान उनकी जीवनधारा नदी को मोड़ने वाले हैं, तो सब पर एक उदासी छा गई। उन्हें लगा कि अब उनकी हार निश्चित है। राजा शेरू ने एक बार फिर सभी जानवरों की सभा बुलाई। इस बार माहौल में डर और निराशा ज्यादा थी। बब्बू भालू ने गुस्से में कहा, राजा, अगर वे हमारी नदी को छीन लेंगे तो हम मर जाएंगे। चलो हम उन पाइपों को तोड़ देते हैं। तभी मीतू तोता ने समझाया, बब्बू भाई, मैंने ऊपर से देखा है, वे पाइप बहुत बड़े और लोहे के हैं। उन्हें तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। सारे जानवर फिर से खामोश हो गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक बूढ़ा और शांत काछुआ दादा, जो हमेशा नदी के किनारे रहता था, अपनी गर्दन बाहर निकालकर बोला, मेरे बच्चों, तुम इंसानों की ताकत से नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम अपनी अक्ल से प्रकृति की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। शेरू ने सम्मान से पूछा, तो दादा, हमें क्या करना चाहिए? काछुआ दादा ने एक धीमी आवाज में समझाया, इंसानों की सोच सिर्फ आगे बढ़ने की है। वे नहीं जानते कि इस जंगल में कई पुराने रास्ते हैं। हमें नदी का रास्ता बदलना होगा, लेकिन इंसानों की मदद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से। शेरू और सारे जानवर ध्यान से सुनने लगे। हम सब मिलकर नदी के बहाव के शुरुआती हिस्से में, जहां इंसानों ने अभी तक खुदाई शुरू नहीं की है, एक बड़ा बांध बनाएंगे।
हम वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के लट्ठे रख देंगे। इससे नदी का पानी अपना पुराना सूखा रास्ता अपना लेगा, वो रास्ता जो इंसानों को दिखाई नहीं देता, काछुआ दादा ने बताया। ये सुनकर सभी की आंखों में आशा की नई किरण जाग उठी। ये एक शानदार योजना थी। तो फिर देर किस बात की, काम शुरू करो, शेरू ने जोरदार आवाज में कहा। बब्बू भालू और बाकी शक्तिशाली जानवर जैसे कि सूअर और गेंडे बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ी के लट्ठों को धक्का देने लगे। मीतू तोता और बाकी पक्षी छोटे छोटे कंकड़ और टहनियां लेकर आए ताकि बांध में कोई जगह खाली न रहे। रेशमा हिरन और छोटे जानवर आसपास की निगरानी कर रहे थे ताकि इंसान उन्हें देख न लें। सब मिलकर काम कर रहे थे। एक एक करके पत्थर और लट्ठे अपनी जगह पर रखे जा रहे थे। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सब जानते थे कि ये उनके घर को बचाने की आखिरी कोशिश थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो गया। बब्बू भालू एक बहुत बड़े लट्ठे को धक्का दे रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। सभी जानवर परेशान हो गए। बांध लगभग बन चुका था, लेकिन इस लट्ठे के बिना वो अधूरा था और बारिश लगातार बढ़ रही थी। क्या वे इस लट्ठे को हिला पाएंगे और क्या वे नदी का बहाव बदलने से पहले इंसानों से छिप पाएंगे? तेज बारिश और तूफान के बीच सभी जानवर उस बड़े लट्ठे को हिलाने की कोशिश कर रहे थे जो बांध के बीच में फंस गया था। बब्बू भालू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन लट्ठा टस से मस नहीं हो रहा था। हम नहीं कर पाएंगे, एक छोटे जानवर ने घबरा कर कहा। तभी रेशमा हिरन ने आगे आकर कहा, नहीं, हम कर सकते हैं, हमें बस मिलकर काम करना होगा। उसने देखा कि लट्ठे के नीचे एक छोटी सी जगह थी। रेशमा ने वहां से अपने सींगों से जोर लगाया और धक्का दिया, जबकि बब्बू ने ऊपर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। सभी छोटे छोटे जानवरों ने भी मिलकर लट्ठे को धकेला। अंत में एक जोरदार धक्का और लट्ठा अपनी जगह से खिसक गया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से आखिरी पत्थर और टहनियां डालकर बांध को पूरा किया। कुछ ही पलों में जीवनधारा नदी का पानी बट गया। उसका बहाव इंसानों द्वारा खोदी गई खाई से दूर पुराने और सूखे रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ ही देर में इंसानों की खाई में पानी कम होने लगा और वह पूरी तरह से सूख गई। जानवरों ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नदी और अपने घर को बचा लिया था। काछुआ दादा ने शेरू से कहा, तुमने कर दिखाया मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति की ताकत का सही इस्तेमाल किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इंसानों में से एक, जो दूर से अपनी मशीन पर बैठा था, देखा कि नदी का पानी अचानक गायब हो गया है। उसने अपनी दूरबीन से देखा और चिल्लाकर अपने साथियों को बताया, देखो, नदी का रास्ता बदल गया है, कोई हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। कुछ ही देर में 5-6 इंसान अपने कुल्हाड़ी और फावड़े लेकर उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां बांध बना था। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। मीतू तोते ने उन्हें देखा और तुरंत शेरू को बताया। सभी जानवर डर गए। इस बार वे छिप नहीं सकते थे। इंसानों ने उन्हें देख लिया था। शेरू शेर आगे आया और उसने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। उसने दहाड़कर कहा, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने हमें देख लिया है। अब हमें उनसे आमने सामने की बात करनी होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि ये जंगल और ये नदी हमारी जिंदगी है। सभी जानवर एक साथ खड़े हो गए। शेर सबसे आगे था, उसके पीछे बब्बू भालू, फिर रेशमा हिरन, मीतू तोता, कल्लू कौवा और बाकी सभी जानवर। इंसान उनके पास आते जा रहे थे। जानवरों की सेना शांत और निडर होकर खड़ी थी। इस बार उनके पास न कोई योजना थी और न ही छिपने की जगह। यह उनके अस्तित्व की आखिरी लड़ाई थी। क्या इंसान उनकी बात सुनेंगे? क्या जानवरों की निडरता उन्हें शांत कर पाएगी? इंसान गुस्से में थे। वे उस जगह पर पहुंच गए जहां बांध बना था और जानवरों को सामने देखकर रुक गए। जानवरों की बड़ी और शांत भीड़ को देखकर वे थोड़ा हैरान थे। शेरू शेर आगे आया और एक गहरी शांत दहाड़ लगाई। ये दहाड़ धमकी भरी नहीं, बल्कि चेतावनी भरी थी। एक इंसान ने आगे बढ़कर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी एक दूसरा इंसान, जो शायद उनका नेता था, उसे रोककर बोला, रुको, ये हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। मितू तोता उड़कर शेरू के कंधे पर बैठा और तेज आवाज में बोला, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। इंसानों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं है। तभी कल्लू कौवा और दूसरे पक्षी भी अपनी अपनी आवाज में चिल्लाने लगे। बब्बू भालू ने अपने हाथों से मिट्टी को दिखाते हुए कहा, ये हमारा जंगल। इंसान समझ नहीं पा रहे थे कि ये जानवर अपनी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं।
वे आपस में बात करने लगे। ये पागल हो गए हैं, ये हमें काम करने से रोकना चाहते हैं। तभी रेशमा हिरण आगे आई और अपने सिर को झुकाकर नदी की ओर इशारा किया, फिर जंगल की ओर। वे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि नदी और जंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने अपनी आंखों में दर्द दिखाते हुए इंसानों को देखा। एक इंसान जिसका नाम रमन था, कुछ देर तक जानवरों को देखता रहा। उसे रेशमा की आंखों में डर और लाचारी दिखाई दी। वो समझ गया कि ये जानवर सिर्फ एक आम खतरे के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। रमन ने अपने साथियों को शांत रहने का इशारा किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कहा, हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ है। लगता है हम कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरे इंसान ने कहा, गलती? ये सिर्फ जानवर हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं। तभी अचानक एक छोटा सा खरगोश रमन के पास आया और अपने मुंह से घास का एक टुकड़ा निकालकर उसके पैर पर रख दिया। ये ऐसा था जैसे वो कह रहा हो, ये हमारे खाने का जरिया है, ये सब कुछ चला जाएगा। रमन की आंखों में नम्रता आ गई। उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इस जंगल के बच्चे हैं और हम इस जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेरू शेर ने यह देखकर एक और दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार वो दहाड़ गुस्से की नहीं बल्कि उम्मीद की थी। उसने देखा कि इंसानों में से एक उनकी बात को समझ रहा था। क्या रमन अपने साथियों को समझा पाएगा? क्या इंसान अपनी गलती मानेंगे और जंगल को अकेला छोड़ देंगे? रमन ने अपने साथियों से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, इस जंगल को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। लेकिन उसके साथी मानने को तैयार नहीं थे। तुम क्या कह रहे हो रमन? हम यहाँ काम करने आए हैं, ये सिर्फ जानवर हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। तभी शेरू शेर आगे आया। उसने रमन की आंखों में देखा और धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया। ये एक सम्मान का भाव था जो शेरू सिर्फ अपने खास दोस्तों को दिखाता था। रमन समझ गया कि ये जानवर उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं। रमन ने अपने बैग से एक छोटा सा नोटबुक और पेंसिल निकाली। वो जानवरों से कुछ पूछना चाहता था। उसने हवा में एक पेड़ का चित्र बनाया। ये देखते ही मीतू तोता फड़फड़ाता हुआ आया और अपनी चोंच से उस नोटबुक पर एक एक्स का निशान बनाया, जिसका मतलब था कि पेड़ काटे जा रहे हैं। फिर रमन ने नदी का चित्र बनाया। इस बार रेशमा हिरण आगे आई और उसने अपने सिर से उस चित्र को धीरे से रगड़ा। फिर उसने अपनी आंखों से दुख दिखाते हुए पानी के चित्र पर एक खाली जगह का निशान बनाया, जिसका मतलब था कि नदी का पानी कम हो रहा है। सभी इंसान ये सब देखकर हैरान थे। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जानवर इतनी समझदारी से अपनी बात कह सकते हैं। रमन के साथियों में से एक, जो बहुत गुस्सैल था, आगे आया और गुस्से से बोला, ये सब बकवास है, हमें काम शुरू करना चाहिए। तभी अचानक धरती हिलने लगी। सभी जानवर और इंसान घबरा गए। एक तेज दहाड़ की आवाज आई जो शेरू की नहीं थी। एक बड़ा बूढ़ा हाथी सामने आया। वो इतना विशाल था कि पूरी जमीन हिल रही थी। उस हाथी का नाम था गज्जू हाथी और वो जंगल का सबसे पुराना और समझदार जानवर था। गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी सूंड से एक नदी के चित्र को छुआ और जोर से चिंघाड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। वो ये समझा रहा था कि पेड़ और नदी एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। ये दृश्य देखकर रमन के साथी भी शांत हो गए। वे समझ गए कि ये केवल एक जानवर का काम नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का दुख था। वे पेड़ों को काटकर और नदी को मोड़कर न सिर्फ जानवरों के घर छीन रहे थे, बल्कि पूरे जंगल को खत्म कर रहे थे। रमन ने अपने साथियों से कहा, हमें ये काम बंद करना होगा। ये जानवर हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथी अभी भी सोच में थे। क्या वे रमन की बात मानेंगे या अपने काम पर वापस लौटेंगे? गज्जू हाथी की विशाल उपस्थिति और उसकी शांत उदासी देखकर इंसानों के मन में पहली बार जंगल के लिए सम्मान जागा। रमन के साथी, जो अब तक सिर्फ काम और पैसों के बारे में सोच रहे थे, अपनी गलती समझ गए। उनका नेता आगे आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। उसने शेरू और गज्जू हाथी की ओर देखा और धीरे से सिर झुकाया। ये उनकी हार नहीं बल्कि समझदारी की जीत थी। शेरू ने यह देखकर एक गहरी और शांत दहाड़ लगाई, मानो कह रहा हो, धन्यवाद। इंसानों ने अपनी सारी मशीनें और औजार इकट्ठे किए। उन्होंने उन सारी खाइयों को भरने का काम शुरू किया जो उन्होंने नदी के रास्ते को मोड़ने के लिए खोदी थीं। जानवर दूर से उन्हें देख रहे थे। बब्बू भालू ने हैरानी से पूछा, राजा, क्या वे सच में जा रहे हैं? शेरू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बब्बू,
वे समझ गए हैं कि यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारा घर है। इंसान जब जाने लगे तो रमन पीछे मुड़ा। उसने रेशमा हिरण को देखा और एक छोटा सा फल उसके पास फेंक दिया। रेशमा ने डरते हुए भी उसे स्वीकार किया। यह दोस्ती की एक नई शुरुआत थी। जंगल में अब शांति लौट आई थी। नदी का पानी अपने पुराने रास्ते पर बहने लगा था। पेड़ पौधे फिर से अपनी पुरानी ताजगी के साथ खिल उठे थे। कुछ दिनों बाद एक अजीब चीज हुई। इंसानों ने अपनी मशीनों को फिर से वापस लाया, लेकिन इस बार वे उन्हें पेड़ काटने या नदी मोड़ने के लिए नहीं लाए थे। वे जंगल के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे थे और उनमें छोटे छोटे पौधे लगा रहे थे। मीठू तोता ने यह देखा और तुरंत शेरू को खबर दी। सभी जानवर फिर से डर गए। उन्हें लगा कि शायद इंसान उन्हें धोखा दे रहे हैं। शेरू, मीतू और कल्लू कौआ इंसानों के पास गए। उन्होंने देखा कि इंसान जमीन में बीज डाल रहे थे और उन पर पानी डाल रहे थे। रमन ने शेरू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। हम उन पेड़ों को वापस ला रहे हैं जिन्हें हमने काटा था। क्या सच में इंसान बदल गए थे? क्या वे सचमुच इस जंगल को फिर से हरा भरा करने आए थे? जंगल के जानवर इंसानों को पेड़ लगाते हुए देखकर हैरान थे। वे दूर से उन्हें देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके दिल में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। रमन और उसके साथी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ नए पौधे लगाए बल्कि नदी के किनारे भी छोटे छोटे पौधे रोपे ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। वे अपनी गलती को पूरी तरह सुधारना चाहते थे। एक दिन जब रमन एक पौधा लगा रहा था, तभी एक छोटा सा हिरन का बच्चा उसके पास आया। वो भूखा था और प्यासा भी। रमन ने उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया और अपने टिफिन से थोड़ा सा खाना दिया। हिरन का बच्चा डर नहीं रहा था, बल्कि उसने रमन के हाथ को चाटा, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। ये देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि इंसान सच में बदल गए हैं। धीरे धीरे जानवरों और इंसानों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। जानवर अब डरते नहीं थे। मीतू तोता और कल्लू कौआ इंसानों के पास जाकर बातें करते, जबकि बब्बू भालू उनसे खेलने लगा। रमन और उसके साथी जब काम करके थक जाते तो शेरू शेर उनके पास आकर बैठ जाता। वो अपनी दहाड़ से उन्हें डराता नहीं बल्कि उन्हें आराम देता, मानो कह रहा हो अब सब ठीक है। ये देखकर जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार जानवर काचुआ दादा बहुत खुश हुआ। उसने शेरू से कहा, देखो मेरे बच्चे, तुमने ताकत से नहीं बल्कि दिल से काम लिया। तुमने उन्हें समझाया कि इस जंगल को बचाना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन इस कहानी का भी एक और हिस्सा बाकी था। जंगल में अब सब ठीक था, लेकिन क्या इंसानों की दुनिया में सब ठीक था? क्या वे अपनी गलती से सच में कुछ सीखे थे? कुछ हफ्तों बाद रमन और उसके साथियों का काम पूरा हो गया था। उन्होंने जंगल को पहले से भी ज्यादा हरा भरा बना दिया था। जब वे जाने लगे तो सभी जानवर उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठे हुए। रमन ने शेरू के पास आकर कहा, हम जा रहे हैं मेरे दोस्त, हम इस जंगल को कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें सिखाया कि प्रकृति कितनी जरूरी है और हमें उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। शेरू ने सम्मान से सिर झुकाया। मीतू तोता ने रमन से पूछा, क्या आप वापस आएंगे? रमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हम वापस आएंगे, लेकिन इस बार पेड़ काटने के लिए नहीं बल्कि उन्हें देखने के लिए कि वे कितने बड़े हो गए हैं। और हम अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जैसे दूसरे इंसान कभी इस जंगल को नुकसान ना पहुंचाएं। इंसान अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। सालों बीत गए। जंगल और भी घना और हरा भरा हो गया था। नदी पहले से भी ज्यादा साफ और गहरी हो गई थी। हर जानवर और पक्षी खुशी से अपने घर में रह रहा था। एक दिन एक बच्चा अपने माता पिता के साथ जंगल में आया। वे अपने हाथों में कैमरा लिए हुए था। वो बच्चा रमन का बेटा था। रमन उसे ये दिखाने के लिए लाया था कि उसने अपनी गलती से क्या सीखा था। रमन ने अपने बेटे से कहा, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है बेटा, ये एक घर है, हर जानवर और पक्षी का घर। और ये घर हमें सिखाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। जंगल के जानवर जो दूर से उन्हें देख रहे थे बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि उन्होंने न सिर्फ अपने जंगल को बचाया था बल्कि इंसानों के दिल को भी बदल दिया था। और इस तरह जीवन वन के जानवरों ने यह साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा प्यार और समझ से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। और ये भी कि अगर हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें तो वो हमें कभी निराश नहीं करती।